Hello everyone, myself Nitish Kumar and you are watching Young Minds Institute. Today, let's be study about the topic why Mendel selects pea plant for his experiment. इससे पहले हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि मेंडल साहब ने आखिर पी प्लांट को ही, गार्डन पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आप लोग बताइए क्यों सिलेक्ट किए थे। ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे 7 इयर्स तक। गार्डन पी प्लांट पाइसम सेटाइवम उसका साइंटिफिक नेम है, उस पे एक्सपेरिमेंट किए थे 7 इयर्स तक कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट किए थे, ये देखने के लिए कि हाउ द कैरेक्टर वे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो हम पी प्लांट जो है वो उसमें बहुत सारे खासियत हैं, उसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे क्या है पी प्लांट, फर्स्ट लिखते हैं पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट का एग्जांपल है पी प्लांट। और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पी अगर जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है उसको हम बाई इमैस्कुलेशन सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हम दोनों कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी है और हम क्रॉस पॉलिनेशन भी यूज कर सकते हैं एज फॉर आवर नीड। ठीक है, सेकेंड जो फीचर है इस प्लांट का, इट इज इजी टू ग्रो। इट इज इजी टू ग्रो, यह बहुत आसानी से ही ग्रो हो सकता है। ठीक है, होता भी है। इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, और क्या है थर्ड, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन। कितना लाइफ स्पेन है पी प्लांट का? अबाउट 3 to 4 मंथ। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है चूज करने का? ताकि हम एक पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग विद इन 3 to 4 मंथ इजिली गेट कर सकते हैं। फिर उस पेरेंट्स को क्रॉस कर फिर नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन हम विद इन 1 ईयर 2-3 जनरेशन हम गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो किसी लॉन्ग लाइफ स्पेन प्लांट्स को चूज कर लिए होते तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने में या फिर दूसरे से तीसरे जनरेशन जाने में काफी टाइम लग जाता है, लॉन्ग ईयर्स स्पेंड हो जाते हैं। इसलिए क्या पी प्लांट को सिलेक्ट किए थे, क्योंकि इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन। और क्या है फोर्थ नंबर क्या है पी प्लांट का? इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसे कहते हैं कि जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे बात करते हैं इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक पेयर की बात करते हैं कि टॉल प्लांट है, कोई ड्वार्फ प्लांट है। तो सीड की बात करते हैं, किसी का सीड राउंड है तो रिंकल है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इसलिए ये इजिली एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट हो सकता है। इजिली इस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था फॉर दिस स्टडी। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर सिलेक्टेड। ठीक है, कौन कौन है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? इतना क्लियर है, ये मिटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ contrasting character for his study। यहां पे लिख लेते हैं कैरेक्टर, लिख लेते हैं हम कैरेक्टर या ट्रेट्स। जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो क्या है, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसमें से जो
एक कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंट है, उसी का जो दूसरा कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। इस तरफ हम डोमिनेंट लिख लेते हैं और इस तरफ रिसेसिव लिख लेते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में इस पे डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं प्लांट हाइट की। प्लांट हाइट में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल। एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? ड्वार्फ। सेकंड क्या है? सीड की बात करते हैं। सीड शेप। सीड शेप में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है राउंड और रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल। रिंकल सीड कहने का मतलब सीड आपका ऐसा ऐसा होगा, रिंकल हो जाएगा, राउंड ये राउंड शेप का होगा। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर क्या है? सीड कलर की बात करते हैं। सीड कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है? येलो है आपका। जो डोमिनेंट है उसको हम जीन भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, येलो को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव कैरेक्टर में ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, रिंकल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उस तरीके से इसमें येलो है तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? ग्रीन, तो ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट में आते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट आता है आपका एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लावर होता है वो डोमिनेंट होता है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टर्मिनल पोजीशन पे जो फ्लावर होता है वो रिसेसिव होता है, उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सियल और टर्मिनल क्या है? एक प्लांट है उस पे फ्लावर आपका साइड से ब्रांचेस पे भी लग सकते हैं और जब साइड से जब ब्रांचेस पे लगते हैं तो वो एक्सियल उसको बोला जाता है। और जब फ्लावर का जो टॉप पे जब प्लांट का अगर टॉप पे जब फ्लावर लगते हैं तो उसको टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक प्लांट है, इस पे अगर फ्लावर आपका यहाँ पे लगता है या फिर यहाँ पर लगता है तो ये एक्सियल पोजीशन है। और टर्मिनल पोजीशन, सपोज एक प्लांट है तो इस पे फ्लावर आपका एट टर्मिनल एंड पे लगेगा तो इसको टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टर क्या है? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या है आपका? वायलेट। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो है व्हाइट। इसको रेड भी बोलते हैं, ग्रे भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट होगा। सिक्स जो कैरेक्टर है ये क्या है? सीड शेप हो गया है राउंड रिंकल। पॉड का है आपका पॉड शेप कैसा होता है? तो डोमिनेंट में होता है फुल या इनफ्लेटेड कहते हैं और जो रिसेसिव में होता है वो कंस्ट्रिक्टेड है। ये फुल या इन्फ्लेटेड क्या है? पॉड शेप जो है वो आपका ऐसा होता है, तो ये हो गया फुल है या इन्फ्लेटेड है। और कंस्ट्रिक्टेड में आपका जो पॉड शेप है वो ऐसा पॉड शेप होता है, ये हो गया आपका कंस्ट्रिक्टेड, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। एक और बच गया है पॉड कलर। पॉड कलर में आपका डोमिनेंट जो है वो ग्रीन है। ठीक है, और रिसेसिव जो है वो येलो है। कैपिटल जी और स्मॉल जी। This is the 7 character which was selected for the Mendel experiments. Mendel ये 7 contrasting character को select किए थे for his experiment.
ओके, यहाँ तक क्लियर है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर हम चूज कर लेते हैं। क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और कोई हम एक कैरेक्टर लेते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो कोई एक हम मेल ले लेते हैं किसी भी कैरेक्टर का और उसका रिसेसिव फीमेल ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं टॉल प्लांट की, मेल है एक जो मेल लिए जो कि टॉल प्लांट है, एक फीमेल लिए जो ड्वार्फ है। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए प्लांट हाइट का, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। तो ये पेरेंट है, इसको हम पेरेंट बोल देते हैं। इसमें जो टॉल की जो जीन है वो कैपिटल टी है और जो ड्वार्फ के लिए जीन है वो स्मॉल टी है। ठीक है, यहाँ से हम गैमिट का फॉर्मेशन होगा, मेल का गैमिट बनेगा और फीमेल का गैमिट बनेगा। तो गैमिट क्या बनेगा लिख लेते हैं। गैमिट मेल का क्या बनेगा? कैपिटल टी, एक और कैपिटल टी। गैमिट किसे कहते हैं? गैमिट जर्म सेल को कहते हैं। जर्म सेल विच कंटेन्स द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अभी एक पेयर में है, इसमें से एक सेपरेट हो जाएगा तो एक गैमिट बन जाएगा, 1 एलील सेपरेट हो जाएगा। तो ये अलग अलग क्या है? एक गैमिट है, मेल का गैमिट है। इसी तरीके से फीमेल का गैमिट लिख लेते हैं ऊपर में, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब मेल का गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट से रैंडमली कंबाइन कर सकता है। उसके बेसिस पे क्या 4 रिजल्ट्स बनेंगे। मेल का एक गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट से रैंडमली मीट कर सकता है और फिर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक इसको हम लिख लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी मिक्स्ड विथ स्मॉल टी, फ्यूज विथ स्मॉल टी, कैपिटल टी फ्यूज विथ स्मॉल टी। ये दोनों क्रॉस करके क्या बना? 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी बना। तो यहाँ पर हम इस सब प्रोजेनी का क्या देखते हैं? एक प्लांट हम लिए थे मेल टॉल, एक फीमेल लिए थे ड्वार्फ, वो दोनों का क्रॉस किए। क्रॉस के बाद रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में क्या देखे? प्रोजेनी क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है? आप लोग बताइए। जो एक टॉल प्लांट लिए मेल, एक फीमेल ड्वार्फ लिए, वो दोनों का क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आया, इसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आया ये क्या है? ये टॉल है या ड्वार्फ है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ये क्या है? टॉल है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ये टॉल है। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। जो 4 जो प्रोजेनी बना वो सारे के सारे टॉल थे। जो 4 प्रोजेनी बना टॉल और ड्वार्फ के क्रॉस से, वो सारे प्रोजेनी क्या है? टॉल थे। तो उनमें जो जीन प्रेजेंट है टॉल के लिए वो था हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, कैपिटल टी था, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव में है। ओनली 1 कैरेक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस। ये दोनों में से एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है। ठीक है, यहाँ तक है F1 जनरेशन। तो इसके बाद मेंडल को लगा कि ड्वार्फ का जो कैरेक्टर था वो गया कहाँ? F1 जनरेशन में तो एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आया, तो ड्वार्फ का कैरेक्टर गया कहाँ? ये देखने के लिए वो F2 जनरेशन में जाते हैं। F2 जनरेशन कहने का मतलब जो F1 जनरेशन बना, इसको इसी में से 2 प्लांट ले लिए और सेल्फिंग किए। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन इसको F2 जनरेशन। तो हम इसमें से 2 प्लांट ले लेते हैं, कोई भी मेल फीमेल, इसको सेल्फिंग करके देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है। यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। एक इसमें मेल एंड फीमेल, तो फीमेल भी यहाँ पे क्या है? फीमेल भी टॉल है, दोनों टॉल है, लेकिन दोनों को जो टॉल का जो जीन है वो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, सेम है। इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। यहाँ तक क्लियर है? F1 जनरेशन में से 2 प्लांट लिए, एक को मेल एक फीमेल लिए, दोनों टॉल प्लांट है, लेकिन दोनों का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है। यहाँ के बाद दोनों में से गैमिट बनेगा। मेल का गैमिट क्या बनेगा? आप बताइए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब फीमेल का गैमिट क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या होगा? मेल का कोई भी गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट से रैंडमली मीट कर सकता है। ठीक है, मेल का कोई भी गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट से
मीट कर सकता है। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी फिर से बनेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी बनेगा। क्या बनेगा? फर्स्ट में कैपिटल टी, सेकेंड में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे पीछे आगे भी कैपिटल लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। फोर्थ में कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब F2 जनरेशन में हुआ इसको F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में रिजल्ट वो देखें कि 3 प्लांट जो था वो टॉल था और एक प्लांट क्या था? वो ड्वार्फ था। जब F2 जनरेशन आया तो उसमें रिजल्ट में वो देखे कि 3 प्लांट जो है वो टॉल है और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। तो यहाँ से वो क्या किए? वो जीन जो था वो देखे कि जो टॉल का जो जीन है तीनों प्लांट का वो सेम है या फिर अलग है। तो जीन जो था अलग था। एक टॉल प्लांट का जीन कैपिटल टी था, ये भी टॉल है, और 2 प्लांट का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये भी टॉल है, और एक ड्वार्फ है। यहां तक क्लियर है? इसको हम लिख लेते हैं F2 जनरेशन का फिनोटाइप, जो हम देखकर बता सकते हैं। फिनोटाइप किसे कहते हैं? वैसा कैरेक्टर जिसे हम देखकर बता सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स कॉल्ड फिनोटाइप। तो बस हम देखकर बता दिए कि कौन प्लांट टॉल है, कौन ड्वार्फ है, तो वह फिनोटाइप है। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो क्या आएगा? आप लोग बताइए। फिनोटाइप टॉल और इस टू ड्वार्फ के लिए 3 प्लांट वेयर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ, तो 3:1। ठीक है। एंड जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बीइंग। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? टॉल प्लांट, क्या तीनों टॉल प्लांट का जीन सेम है? नहीं, टॉल प्लांट का तीनों का जीन सेम नहीं है। एक का कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है, और 2 हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे टॉल के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। रेशियो में है 1:2:1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? F2 जनरेशन में जाके उनको रिजल्ट मिला कि एक ड्वार्फ प्लांट आया है। जो याद कीजिएगा, फर्स्ट वन पेरेंट हम क्या सिलेक्ट किए थे? एक टॉल प्लांट सिलेक्ट किए थे, एक ड्वार्फ किए थे। टॉल प्लांट को जब क्रॉस किए थे तो F1 जनरेशन आया था। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वे टॉल। अब F1 जनरेशन में से ही 2 टॉल प्लांट लिए, एक मेल एक फीमेल, इसका क्रॉस किए, तो F2 जनरेशन में जो मेरा रिजल्ट आया वो है 3 टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट्स मेंडल पुट्स सम लॉ। जो F1 F2 का जो रिजल्ट आया था उसको देखने के बाद मेंडल पुट्स सम थ्योरी। क्या था? वो बोले कि एवरी कैरेक्टर इज गोन बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मेंडल के समय में उस वक्त जो एलील, अभी जो जीन हम लोग बोलते हैं, उस वक्त उन्होंने क्या बोला था? उसका फैक्टर बोला था या एलील। ठीक है। और उसका सेकंड पॉइंट क्या बोले थे? कि एलील ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म। अभी तक हमने देखा कि जो भी हम लिख रहे थे टॉल प्लांट के लिए, ड्वार्फ के लिए, वो सारे पेड फॉर्म में लिखे थे, आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। हम हमेशा जो एलील लिख रहे थे वो पेड के फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है। इसके बाद वो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। ठीक है। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील इज able to express their character. And the other one is in recessive trait. अदर जो एलील है वो रेसेसिव के फॉर्म में है। जैसे F1 जनरेशन में वो देखें कि ऑल द प्लांट्स वे टॉल। आप लोगों ने देखा कि एक टॉल प्लांट लिए थे, एक ड्वार्फ लिए थे। टॉल मेल था, ड्वार्फ फीमेल था। दोनों का क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन आया था उसमें जो भी प्लांट्स बने थे वो सारे टॉल बने थे।
तो उसी के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। और दूसरा जो कैरेक्टर, दूसरा जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जैसे F1 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट नहीं आया था, ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस किए थे F1 जनरेशन को, तो उसमें से 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और वो एक प्लांट जो थे वो ड्वार्फ थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि एलील सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, एलील सेपरेट each other at the time of gametogenesis and randomly meet with other gamete. And randomly meet with other gamete of female to form new offspring या प्रोजेनी। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या है कि जो गैमेट है वो प्योर के फॉर्म में है। गैमेट इज ऑलवेज प्योर बिकॉज एलील जो है पेयर में रहता है, लेकिन गैमेट अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद सिंगल रहता है, तो वो प्योर के फॉर्म में है, उसमें कोई मिक्सडअप नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ये हमेशा हर जगह फॉलो होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और ये तीनों पॉइंट को हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं क्रॉस से। फर्स्ट क्या है? एलील ऑलवेज अकर इन पेयर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और थर्ड क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम तीनों को एक डायग्राम में समझ लेते हैं क्रॉस से। यहां तक क्लियर है? एक टॉल प्लांट लेते हैं, एक मेल लिए और एक फीमेल लिए। ठीक है, मेल है जो आपका टॉल है और फीमेल जो है आपका ड्वार्फ है। मेल के जो जीन है टॉल के लिए वो कैपिटल टी है, फीमेल के लिए स्मॉल टी है। इसको क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल से एक गैमेट बना, इसको कहते हैं F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन। मेल से एक गैमेट आएगा कैपिटल टी और फीमेल से एक गैमेट आएगा स्मॉल टी। अब क्या किए? F1 जनरेशन को सेल्फिंग किए, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग किसे कहते हैं? टू प्लांट्स ऑफ F1 वेयर क्रॉस्ड एमंग देम सेल्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें से एक मेल ले लेते हैं और एक फीमेल बोल देते हैं। यहां से जो गैमेट बनेगा, गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर से गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये रैंडमली मीट हो सकता है कोई भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। F2 जनरेशन में आया क्या? 3 प्लांट्स वेयर टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो है वो क्या है? 3:1 है। यहां से हम तीनों बात समझ सकते हैं, 3 पॉइंट जो पहले में पढ़े थे कि एलील ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एलील है ये क्या है? पेयर्ड के फॉर्म में है। फॉर ए जीन एलील ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म। इसको कहते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड। लॉ ऑफ पेयर्ड बोल दिए।
ठीक है ना। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट आया था ये क्या थे, टॉल थे। F1 जनरेशन में जो भी प्लांट बने थे क्रॉस करने के बाद ये पेरेंट्स हैं, ये क्या थे, सारे टॉल थे। कैपिटल टी डोमिनेट ओवर स्मॉल टी। यहाँ पे आता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। और F1 जनरेशन को हम सेल्फिंग किए, कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग विद कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से गैमेट बना, मेल का गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल का गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करने के बाद 4 प्रोजेनी बना। 4 प्रोजेनी में से 3 प्रोजेनी जो है टॉल है, एक ड्वार्फ है। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे आता है सेग्रीगेशन कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस एलील सेपरेट, जो एलील प्रेजेंट है एक जीन में ये सेपरेट हो गया है। इसी सेपरेट के बाद क्योंकि हम 2 टॉल प्लांट लिए थे, क्या लिए थे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2 टॉल प्लांट लिए थे और रिजल्ट में हमारा एक ड्वार्फ प्लांट आ गया। कैसे आया है ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि जो गैमेट है वो सेपरेट हुआ है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो गैमेट है टॉल के लिए, वो जो जीन है टॉल के लिए वो सेपरेट हुआ है। उसके बाद कोई भी एक गैमेट किसी भी गैमेट से फ्यूजन के बाद एक ड्वार्फ प्लांट आया है। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेशन एंड रैंडमली मीट विथ अदर गैमेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई द पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। उसमें हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे और उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।